नमस्कार, आप सभी का यूथ अध्ययन के चैनल में स्वागत है। एक बार फिर से मैं आपके बीच अब टेट परीक्षाओं के लिए पार्ट 16 आपके बीच लेके आ गया हूं। और पार्ट 16 का जो पहला क्वेश्चन है कि बुशेर के निम्नलिखित में से किस शासक ने रामपुर को अपनी राजधानी बनाया। तो बुशेर कैसे कौन से राजा थे जिन्होंने रामपुर को अपनी राजधानी बनाया। देखिए दोस्तों, इनका नाम था राजा राम सिंह। अगर मैं राजा राम सिंह की बात करता हूँ तो राजा राम सिंह ने सराहन से, देखिए पहले सराहन होती थी, और सराहन से रामपुर को शिफ्ट अपनी राजधानी जो कर दिया था। अगर बुशेर रियासत की अगर मैं बात करता हूँ तो बुशेर रियासत की जो स्थापना है वो प्रद्युमन के द्वारा की गई थी। और इस बुशेर रियासत के जो अंतिम राजा थे इनका नाम था राजा पदम सिंह। स्थापना प्रद्युमन ने की थी, अंतिम राजा पदम सिंह थे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और बुशेर रियासत से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय जो है बुशेर के राजा कौन थे। तो 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उस समय बुशेर के राजा राजा शमशेर सिंह थे। और राजा शमशेर सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ देने से मना कर दिया था। देखिए दोस्तों, बुशेर रियासत के ऐसे राजा जिन्हें अजान बाहू के नाम से जाना जाता था, तो इनका नाम है कहरी सिंह। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बहुत सारी अदर जानकारी जो मैं आपको देता हूँ, ये जानकारी आपने नोट कर लेनी है। हिमाचल प्रदेश में गुर्जर किसके वंशज है। हिमाचल प्रदेश के जो गुर्जर है उनको किसके वंशज माना जाता है। तो हिमाचल प्रदेश के जो गुर्जर है इनको हुणों के वंशज माना जाता है। इस क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल में वन बंदोबस्त किस वर्ष कार्यान्वित हुआ। देखिए, इन विच ईयर फॉरेस्ट सेटलमेंट वाज एग्जीक्यूटेड इन HP। तो आपने याद रखना है कि फॉरेस्ट सेटलमेंट वन बंदोबस्त जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर वो कब लागू हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था 1879 में। 1879 इसका राइट आंसर है। अगर मैं बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश में वन की, तो वन जो फैला हुआ है, फॉरेस्ट जो एरिया जो है वो 37,947 जो है एरिया फैला हुआ है 1 स्क्वायर किलोमीटर। याद रखना है आपने। लेकिन परसेंटेज में ये कितना है, तो परसेंटेज में जो है 68.16% एरिया जो है कवर करता है फॉरेस्ट हिमाचल प्रदेश टोटल। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल ग्रामीण बैंक का मुख्यालय कहाँ है। हिमाचल प्रदेश का जो ग्रामीण बैंक है उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ ग्रामीण बैंक की, तो हिमाचल प्रदेश का जो ग्रामीण बैंक है ये इसका मुख्यालय जो है वो कांगड़ा में स्थित है। कांगड़ा में है, सॉरी कहाँ पे है, मंडी। याद रखना है, ग्रामीण बैंक का कांगड़ा बैंक का कांगड़ा में है, लेकिन जो ग्रामीण बैंक है हिमाचल प्रदेश का इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, मंडी में। दोस्तों अगली बात जो है, जो हिमाचल प्रदेश के जो ग्रामीण बैंक है इनको स्पॉन्सर कौन करता है। तो इनको स्पॉन्सर करता है पंजाब नेशनल बैंक। ये क्वेश्चन भी देखिए दोस्तों, आप टेट की तैयारी कर रहे हो, टेट तो आपका क्लियर मेरी वीडियो देख के होगा ही होगा, लेकिन कमीशन तक की आप बहुत अच्छी तैयारी कर लोगे, ठीक है, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो हिमाचल प्रदेश का जो ग्रामीण बैंक है इसका हेडक्वार्टर मंडी में है और ग्रामीण बैंक को स्पॉन्सर कर रहा है PNB। टोटल ब्रांचेज अगर मैं बात करूँगा तो 265 ब्रांचेज है ग्रामीण बैंक की हिमाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। किन्नौर में स्थानीय अंगूर की शराब अंगूरी कहलाती है। देखिए दोस्तों, किन्नौर में जो वहाँ की स्थानीय अंगूर की जो शराब है वो क्या कहलाती है। स्थानीय अंगूर की जो शराब है वो वहाँ पे दखांगू, ये क्या कहलाती है, दखांगू। देखिए दोस्तों, ऐसे ऐसे नाम पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। तो किन्नौर में जो स्थानीय अंगूर की शराब है वहाँ पे अंगूरी जिसको कहते हैं नॉर्मल भाषा में, इसको दखांगू वहाँ पे कहा जाता है। देखिए दोस्तों, किन्नौर में है रीबा घाटी। रीबा घाटी जो है इसको अंगूरों की घाटी भी कहते हैं। कहाँ पे है, किन्नौर में। ये भी क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ जैसे कि एक डांग्स है वोनांगछू, वोनांगछू डांग्स कहाँ का है, वोनांगछू डांग्स किन्नौर का है। किन्नौर में जैसे गेहूं को क्या कहते हैं, गेहूं को, ये बहुत बार पेपर में आया है कि किन्नौर में गेहूं को थो कहते हैं, थो कहते हैं, रेजत कहते हैं, जोड़ कहते हैं, ये गेहूं के नाम है। देखिए दोस्तों, वहाँ की जो देसी शराब है, देसी शराब को जो वहाँ पे छंग कहते हैं, क्या कहते हैं, छंग। और जो नाश्ता होता है ना सुबह का, उसको क्या कहते हैं किन्नौर में, खाऊ, क्या कहते हैं, खाऊ। और लंच को कहते हैं शील। तो ये सारी बातें आपने याद, इनको बार बार सुनना है। अगर आप बार बार सुनेंगे तभी आपका क्या है दोस्तों, फायदा होने वाला है। सोलंग घाटी निम्न किस जिले में अवस्थित है। सोलंग घाटी दोस्तों पूछा है कि सोलंग घाटी नहीं, सोलंग घाटी है। तो सोलांग वैली के बारे में मैं आपके साथ बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। और सोलांग वैली की अगर मैं बात करता हूँ तो सोलांग वैली जो है किन्नौर में स्थित है, कुल्लू में स्थित है, सॉरी, सोलांग वैली कुल्लू में है। और एक चीज़ और याद रखना है, कुल्लू के मनाली में हिडिंबा माता का मंदिर भी है। कौन सा मंदिर है, हिडिंबा माता का मंदिर है, जिनको डूंगरी माता के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए यहाँ पे एक डूंगरी मेला भी लगता है। मलाना घाटी, देखिए सोलंग घाटी तो कहाँ पे है, ये तो कुल्लू में है, लेकिन मलाना घाटी भी पेपर में बहुत बार पूछी गई है। तो मलाना घाटी भी कहाँ पे है, मलाना घाटी भी कुल्लू में है। पार्वती घाटी कुल्लू में है।
देखिए दोस्तों, ये तो थी कुछ कुल्लू की घाटियाँ। अगर मैं बात करता हूँ सोलन की, सोलन की पूछी जाती है, जैसे दून घाटी होगी, सपरून वैली होगी, कुनियार वैली होगी। दून घाटी, सपरून घाटी और कुनियार घाटी, ये कहाँ पे है? सोलन में। देखिए दोस्तों, अगर मैं चंबा की बात करता हूँ, ऑप्शन में चंबा भी दिया है, सोलन की हमने कर लिया। अब चंबा की अगर मैं बात करता हूँ तो चंबा में है चंबा घाटी, और चंबा घाटी को जो है वो दूध और शहद की घाटी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपने याद रखना है कि दूध और शहद की घाटी किस घाटी को कहा जाता है, तो बोलेंगे चंबा घाटी को। बंदर घाटी भी इसी घाटी को कहा जाता है। कांगड़ा, कांगड़ा में है जैसे धौलाधार पर्वत श्रृंखला। अब कुछ अन्य पर्वत अन्य घाटियों की मैं बात करता हूँ, जैसे हिमाचल प्रदेश में जो अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में। जैसे हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है? वलय। हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी का नाम है वलय घाटी। वलय घाटी मंडी में स्थित है। स्वां घाटी बहुत बार पेपर में पूछी गई है। स्वां घाटी ऊना में है, और स्वां वैली भी कहाँ पे है? ये कहाँ पे? ऊना में है। दोस्तों, क्यारदा दून घाटी जिसको पोंटा घाटी भी कहते हैं, ये सिरमौर जिले में स्थित है। और पब्बर घाटी जिसको रोडू घाटी भी कहते हैं, ये शिमला में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बड़ा शिगड़ी क्या है? तो बड़ा शिगड़ी क्या है भैया, पूछा है इस बार की बड़ा शिगड़ी क्या है। तो बड़ा शिगड़ी अगर मैं बात करता हूँ तो बड़ा शिगड़ी एक हिमनद ग्लेशियर है। बड़ा शिगड़ी जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगर पेपर में आता है कि हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो क्या बोलेंगे भाई? बड़ा शिगड़ी। कौन से जिले में है? तो याद रखना, लाहौल स्पीति जिले में स्थित है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। अगर मैं बात करता हूँ इस ग्लेशियर के बारे में, तो यहाँ पर 1936 में भारी भरकम तबाही आई थी, और इस तबाही आने के कारण बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर में 1930 से उसको तबाही आती है, और इस तबाही आने के कारण जो है एक झील का निर्माण होता है लाहौल स्पीति में, जिस झील का नाम है चंद्रताल झील। याद रखना, क्या नाम है? चंद्रताल झील। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर की लंबाई 25 किलोमीटर है, और चौड़ाई जो है वो 3 किलोमीटर है। एक और ग्लेशियर लाहौल स्पीति में है जिसको लेडी ऑफ कैलोंग कहा जाता है। तो लेडी ऑफ कैलोंग ग्लेशियर भी कहाँ पे है? ये भी लाहौल स्पीति में स्थित है। और लाहौल स्पीति का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? कैलोंग में स्थित है। इसलिए आप कैलोंग से जो है ये भी पहचान सकते हो, अगर कभी भी आएगा लेडी ऑफ कैलोंग जो है वो क्या है, तो बोलेंगे एक हिमनद है, ग्लेशियर है। ये कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में, क्योंकि कैलोंग जो है कहाँ का मुख्यालय है? लाहौल स्पीति का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। महाराणा प्रताप सागर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देखिए दोस्तों, महाराणा प्रताप सागर जो है एक बांध है, और ये कहाँ पर है? तो ये कांगड़ा जिले में स्थित है। देखिए दोस्तों, महाराणा प्रताप सागर बांध जो है ये ब्यास नदी पर स्थित है, और इसको पौंग बांध के नाम से भी जाना जाता है। कब बनकर तैयार हुआ था पौंग बांध? तो ये 1960 में बनकर तैयार हुआ था। अगर मैं बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश की जैसे कि पंडो बांध, पंडो बांध भी कहाँ पर है? ये मंडी में है। और दोस्तों, अगर बात करते हैं पंडो बांध की, ये मंडी में है। और दूसरी बात, यह भी ब्यासी नदी पर है। महाराणा प्रताप सागर ब्यास नदी पे है, पंडो भी कहाँ पे है? ब्यास नदी पे है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल गोविंद सागर, याद रखना, गोविंद सागर झील जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जो कि सतलुज नदी पर स्थित। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, हम HP, SST, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सारी चीज़ें, करंट अफेयर भी, आज तो मैं करंट अफेयर के भी अब मैं डेली 2 क्वेश्चन आपको लाने वाला हूँ, तो पूरी वीडियो देखिए, स्किप ना करें भाई। अगर आपको टेट क्वालिफाई करना है, कमीशन के लिए अच्छी तैयारी करनी है, तो इन्हीं वीडियो को देख के जाएं। अब कुछ लोग बोलते हैं सर कमीशन की नहीं डाल रहे हो, भाई यही चीज़ है, यही कमीशन के लिए भी, वहाँ भी यही चीज़ें आएगी। जीके तो यही रहने वाला है, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर बदलने वाला नहीं। और जिसको भी नोट्स की आवश्यकता है वो इस नंबर पे, मेरे नंबर पे, ओनली साइकोलॉजी के नोट्स है ना, जिसको भी साइकोलॉजी के नोट्स चाहिए। देखिए, कुछ बच्चे कर रहे हैं कि सर हमें प्रीवियस ईयर के दो, ये क्या है? 7876145409। अब बातें आगे ज़्यादा ना करते हुए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। काला टॉप खजियार वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है। तो काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? तो काला टॉप कहाँ पे? चंबा। देखिए दोस्तों, काला टॉप खजियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये चंबा में है। लेकिन अगर बात करते हैं कुछ चंबा के और वन्यजीव अभ्यारण्य की, तो चंबा के बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, चंबा और कुल्लू के। तो काला टॉप कहाँ पे? काला टॉप चंबा में है, ये तो आंसर में भी था। गेमगुल सियाह वेही कहाँ पे है? ये चंबा में है। कुगती वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी चंबा में है। सेचू तुआ नाला भी कहाँ पे दोस्तों? चंबा में है। और तुंडा वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी कहाँ पे भैया? चंबा में है। अब इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य, देखिए दोस्तों, सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा कौन सा है? शिल्ली। शिल्ली जो है ये कहाँ पड़ता है? सोलन में। शिल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य हिमाचल का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। अगर मैं बात करता हूँ सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य, तो सबसे बड़ा कौन सा है? एरिया वाइज, टर्म ऑफ एरिया वाइज अगर बात करता हूँ तो सबसे बड़ा है किब्बर। इसके अलावा जैसे कुल्लू के भी पूछे जाते हैं, कुल्लू ऑप्शन में है, तो कुल्लू के जैसे तीर्थन, तीर्थन कहाँ पे है? कुल्लू। ऑप्शन में जैसे मंडी तो नहीं है, लेकिन मंडी के बहुत बार पूछ लिए गए, जैसे बांदली वन्यजीव अभ्यारण्य कुल्लू में हमने पढ़ा था। कुल्लू में क्या पढ़ा था हमने? तीर्थन पढ़ा था। खोकन भी कुल्लू में है, और कमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहाँ पे है? कुल्लू में है। उसी प्रकार मंडी की मैं बात कर रहा हूँ, तो मंडी में जैसे बांदली,
शिकारी देवी और नागरू, ये तीनों ही कहाँ पे, मंडी में। शिमला का आपने याद रखना है तालरा वन्यजीव अभयारण्य। तो अब हम बात करते हैं इंडियन जीके की। 10 मिनट एचपी जीके पढ़ ली। अब अगले 10 मिनट जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा जीएस हमने सारा स्ट्रॉन्ग करना है। और जिसका तो जेबीटी टीजीटी आर्ट्स है ना, वो तो मेरी वीडियो देख के ही जाए भाई, आपका तो यहीं से बहुत फ़ायदा होने वाला है। मैं ये बोलता हूँ कि आप बुक्स भी ना कम पढ़ो, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आपको पढ़ना है आप इन क्वेश्चन को देख लो, इसी में से बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। कौन सा गांधी सत्याग्रह का स्वरूप नहीं है? कौन सा गांधी सत्याग्रह का स्वरूप नहीं है? तो हिजरत। हिजरत जो है एक गांधी सत्याग्रह का स्वरूप नहीं है। देखिए दोस्तों, गांधी जी के सत्याग्रहों की अगर मैं बात करता हूँ तो गांधी जी ने पहले चलाया था चंपारण आंदोलन। तो चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1917। 1917 में चलाया गांधी जी ने कौन सा आंदोलन? चंपारण। देखिए दोस्तों, उसके बाद इन्होंने चलाया 2 आंदोलन, अहमदा मील मजदूर आंदोलन, ये चलाया 1918 में। और इसके साथ ही 1918 में एक और चलाया, खेड़ा आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाया? खेड़ा आंदोलन। इसके बाद ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1924 में। याद रखना है, कब अध्यक्ष बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गांधी जी? 1924 में। और कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? वो 40वां अधिवेशन। इस अधिवेशन को बेलगांव अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन बोलते हैं भाई? बेलगांव अधिवेशन के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा जैसे गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था, तो दांडी मार्च इन्होंने शुरू किया था, तारीख पूरी पूछी जाती है, 12 मार्च से 6 अप्रैल। याद रखना, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक गांधी जी ने शुरू किया था कौन सा मार्च? दांडी मार्च। पूना समझौता भी इन्होंने ही किया था। पूना समझौता इन्होंने 1932 में किया था, उसमें हस्ताक्षर किए थे पूना समझौता में। और गांधी इरविन समझौता बहुत बार टेट में पूछा गया है, कब हुआ था? 1931। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी। पूना समझौता 1932 में हुआ, चंपारण 1917 में हुआ, अहमदा मील खेड़ा और आंदोलन जो है ये 1918 में हुआ। बहुत सारी बातें हैं जो आप यहाँ से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। 1857 में जब महान विद्रोह हुआ तब गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसकी जो शुरुआत की अगर मैं बात करता हूँ तो 10 मई 1857 से हुई थी। लेकिन इस क्रांति जब हुई थी तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के जो गवर्नर जनरल थे इनका नाम था लॉर्ड कैनिंग, जब 1857 का विद्रोह हुआ था। अगर मैं बात करता हूँ लॉर्ड कैनिंग की, तो 1857 का विद्रोह शुरू कहाँ से हुआ था? ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। तो ये मेरठ से शुरू हुआ था 1857 का विद्रोह। देखिए दोस्तों, 1857 का विद्रोह मेरठ से तो शुरू हुआ, 10 मई को हुआ था। लेकिन लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत के पहले क्या थे? पहले वॉइस रॉय भी थे। याद रखना है, गवर्नर जनरल से वॉइस रॉय पहले कौन बनाए गए थे? तो इनका नाम क्या था? लॉर्ड कैनिंग। देखिए दोस्तों, जैसे कि क्रांति हो रही थी 1857 की, मेरठ से शुरू हुई थी। मेरठ से जो है वो देखिए जैसे कि लीड कर रहे थे कौन? दिल्ली से जो लीड कर रहे थे, दिल्ली से जो नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति का, इनका नाम था बहादुर शाह जफर। याद रखना, बहादुर शाह जफर कहाँ से लीड कर रहे थे? दिल्ली से। कानपुर से कौन कौन कर रहा था? नाना साहेब। झांसी से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। और लखनऊ से बेगम हजरत महल। लखनऊ से कौन लीड कर रही थी? बेगम हजरत महल। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, कौन सभी गोलमेज सम्मेलनों में उपस्थित हुआ था? देखिए, हु अटेंड द ऑल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ऑल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो ऑल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो आए थे इनका नाम था भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर BR अंबेडकर ने जो है वो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में क्या लिया था? हिस्सा लिया था। देखिए दोस्तों, पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ये 12 नवंबर 1930 से, याद रखना 12 नवंबर 1930 से कब तक हुआ था? 10 जनवरी 1931। याद रखना है, 12 नवंबर 1930 से 10 जनवरी 1931 तक पहला गोलमेज सम्मेलन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 19 सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 तक। तो ये तीनों ही गोलमेज सम्मेलन आपने याद रखने हैं। देखिए दोस्तों, अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन हम देख रहे थे, तो इसमें हमने कुछ देखो नाम यहाँ पर देख रहे हैं, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड हॉर्डिंग। इनके बारे में भी सर थोड़ा बहुत बता देना चाहिए, क्योंकि मैं जब ऑप्शन के बारे में मैं अक्सर बताता रहता हूँ। तो दोस्तों, जैसे लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड डलहौजी के टाइम क्या क्या हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम भारत में पहली रेल चली थी। क्या चली थी? पहली रेल चली थी। कब चली थी? 1853 में पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी इनके टाइम। ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से ठाणे चली थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। देखिए दोस्तों, जैसे लॉर्ड रिपन ऑप्शन में दिया है, तो लॉर्ड रिपन के समय क्या हुआ था? तो लॉर्ड रिपन को जो है पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? 1881 में। लॉर्ड रिपन के टाइम क्या हुआ था? 1881 में पहली बार नियमित जनगणना हुई थी। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, याद रखना, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको, सेल्फ गवर्नमेंट भी किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। देखिए, वर्नाकुलर प्रेक्स एक्ट की समाप्ति भी किसके टाइम हुई थी? लॉर्ड रिपन के टाइम। तो बहुत सारी बातें जो मैं आपको बोल रहा हूँ। लॉर्ड हॉर्डिंग के बारे में थोड़ा सा मैं
बता देता हूँ कि पहला एंग्लो सिख युद्ध, याद रखना है, पहला एंग्लो सिख युद्ध जो है वो किसके टाइम हुआ था, लॉर्ड हॉर्डिंग के टाइम हुआ। देखिए आज मैंने आपके लिए बहुत से क्वेश्चन जो है वो लाए हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूँ, तो आपको वीडियो पूरी देखनी है। करंट अफेयर का जो बच्चा वीडियो पूरी देखेगा उसको करंट अफेयर देखने के लिए मिलेंगे भाई। और अगर करंट अफेयर का वेट करना है तो करंट अफेयर लास्ट में तो तभी आएंगे जब आपका पेपर होगा, लेकिन अगर अभी से अपने करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग करने हैं तो लास्ट में आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। ज़्यादा बड़ी मेरी वीडियो होती नहीं है, 20 से 25 मिनट की मैं वीडियो रखता हूँ। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय का ब्रह्मा समाज अस्वीकार करता था। देखिए जो ये ब्रह्मा समाज है ये मतलब कि किस किस को अस्वीकार करता था, तो जातिवाद को अस्वीकार, मूर्ति पूजा को भी अस्वीकार करता था और कर्म कांड को भी। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये सभी याद रखना है, चाहे भाई वो कास्टिज्म है, मूर्ति पूजा है, कर्म कांड है, तो इन तीनों चीज़ों को ही क्या है क्या करता था, ब्रह्मा समाज जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता था, अस्वीकार करता था। देखिए दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ ब्रह्मा समाज की, तो ब्रह्मा समाज की स्थापना यहाँ पे ही दिया है, क्वेश्चन में दिया है, किसके द्वारा की गई, राजा राम मोहन राय के द्वारा। कब की गई थी, 1828 में की गई थी। अगर मैं बात करता हूँ आर्य समाज की, आर्य समाज के बारे में भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। आर्य समाज की जो स्थापना की थी ये की थी स्वामी दयानंद सरस्वती। नोट कर लेना है अपनी कॉपी में कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती। कब की थी भैया, 1875 ईस्वी में जो है आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, संविधान सभा के सभापति कौन थे। संविधान, अब पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो संविधान सभा के जो सभापति थे वो कौन थे, तो संविधान सभा के जो चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट जो असेंबली थी, इसके अध्यक्ष जो थे इनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ संविधान की पहली बैठक कब हुई, देखिए इनको कब बनाया गया संविधान का सभापति, तो इनको बनाया गया था 11 दिसंबर 1946। ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा कि संविधान की पहली बैठक, बहुत बार आया है टेट परीक्षाओं में, तो याद रखना 9 दिसंबर 1946 को संविधान की क्या हुई थी, पहली बैठक भैया हुई थी। अगर बात करते हैं कुछ और भी अध्यक्ष बने थे, जैसे कि यूनियन पावर कमेटी, यूनियन पावर कमेटी के जो अध्यक्ष थे इनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। उसी प्रकार जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे जिसको हम प्रारूप समिति भी बोलते हैं, याद रखना, यूनियन पावर संघ समिति के जो अध्यक्ष थे संविधान की वो थे जवाहरलाल नेहरू, और ड्राफ्टिंग कमेटी को क्या बोलेंगे, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे इनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये दोनों ही आपने ये भी याद रखने, और राइट आंसर इसका क्या था, राजेंद्र प्रसाद। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, कौन सा भारत में प्रचलित संसदीय प्रणाली के संगत नहीं है। देखिए दोस्तों कौन सा जो यहाँ पे भारत की जो संसदीय प्रणाली है उसके जो है वो बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या है, बहुल कार्यपालिका। तो बहुल कार्यपालिका जो है वो संसदीय प्रणाली के संगत नहीं है। बाकी शक्तियों का पृथक्करण है, बहुदलीय पद्धति है, सामूहिक उत्तरदायित्व है, ये जो है सभी जो है संबंधित है किससे, संसदीय प्रणाली से। ज़्यादा कुछ इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वे संघीय क्षेत्र जिनकी अपनी विधान परिषद नहीं होती उनमें कानून पारित किया जाता है। देखिए कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे विधान परिषद, कुछ यूटी ऐसे है जहाँ पे विधान परिषद है, और कुछ ऐसे है जहाँ पे विधान परिषद नहीं है, तो वहाँ पर जो है कानून किसके द्वारा पारित किए जाएंगे, तो वहाँ पे जो कानून पारित करेगा पार्लियामेंट, संसद का जिक्र किया गया है किस आर्टिकल में, आर्टिकल 79 में। ये भी बहुत बार टेट परीक्षाओं में पूछा गया है। संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा का जिक्र 80 में, 81 में किसका, लोकसभा का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सामान्यतः लोकसभा की अवधि है, जो लोकसभा है उसका जो कार्यकाल है वो कितना होता है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ लोकसभा की, तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो अधिकतम 5 वर्ष होता है, और अगर आपने सदस्य बनना है, मेंबर बनना है लोकसभा का, तो आपकी अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो 25 साल होनी चाहिए। और अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो मिनिमम एज आपकी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 30 वर्ष। कितनी होनी चाहिए भाई, 30 वर्ष। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देता है। मान लो कि राष्ट्रपति जो अपना इस्तीफा देना चाहता है तो वो किसे दे सकता है, तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको दे सकता है, उपराष्ट्रपति को। किसको दे सकता है, उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे सकता है। देखिए दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है, तो भारत के जो पहले राष्ट्रपति है इनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन क्वेश्चन इतने आसान और इतने सीधे नहीं आने वाले। अब क्वेश्चन आएगा भारत के ऐसे राष्ट्रपति जिनको संविधान सभा के द्वारा चुना गया, तो इनका नाम भी क्या था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। और भाई आपने याद रखना है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो है भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, प्लस जाकिर हुसैन जो है वो भारत के तीसरे राष्ट्रपति। और भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन जिनकी
कार्यकाल के दौरान क्या होगी, मृत्यु हो गई। ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। एक चीज़ और पेपर में बहुत बार पूछी जाती है कि भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो भारत के पहले कार्यवाहक होता है कि मान लो कि जब जाकिर हुसैन की डेथ हो गई तो उसके बाद उनका स्थान उपराष्ट्रपति उस टाइम थे वीवी गिरी, तो वीवी गिरी ने जो है उनका स्थान लिया था। ये बात आपने याद रखनी है। तो ये कैसे राष्ट्रपति बने, फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति भैया बन गए। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति जो थे इनका नाम क्या था, वीवी गिरी था। और भारत के ऐसे मुख्य न्यायाधीश, ऐसे सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भारत के राष्ट्रपति भी बने थे, तो ये कार्यवाहक बने थे, इनका नाम था मोहम्मद हिदायतुल्लाह। क्या नाम था, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जो भारत के क्या बने, राष्ट्रपति बने। ये सारी बातें नोट करनी है, कमीशन के लेवल तक ये आपको भैया काम आने वाली है। और याद रखना, राजेंद्र प्रसाद को तो भारत का क्या कहते हैं भैया, क्या कहते हैं बताइए। तो राजेंद्र प्रसाद को भारत का क्या, बिहार गांधी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से कौन सा लेख व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बचाव है। तो देखिए दोस्तों, कौन सी रीट जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में बताती है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बंदी प्रतिक्षेपण लेख। तो बंदी प्रतिक्षेपण जो लेख है जिसको हम हेबियस कॉर्पस बोलते हैं। रिट कितने प्रकार की होती है, तो भैया रिट जो होती है ये 5 प्रकार की होती है। इसमें 4 प्रकार की दी है, ऑप्शन में दिया है मैंडमस एक रिट है, हेबियस कॉर्पस एक रिट है, क्यू वारंटो एक रिट है, सेरिटरी एक रिट है। लेकिन कौन सी नहीं है, तो प्रोहिबिशन। याद रखना है, प्रोहिबिशन जो है वो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया था। तो प्रोहिबिशन भी क्या है, एक प्रकार की रिट है, ये भी आपने याद रखना है। तो रिटें जो है वो 5 प्रकार की होती है। और संसद में बताया गया है कि हमारे संविधान में आर्टिकल 32 में जो है वो किसके बारे में बताया गया, रिट के बारे में बताया गया है। तो रिट जो है वो 5 प्रकार की होती है, 4 प्रकार की, मैंडमस, हेबियस कॉर्पस, क्यू वारंटो, सेरिटोरी और प्रोहिबिशन। अगले क्वेश्चन की बात अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, 1992 के मध्य तृतीय मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान ने किस गवर्नर के साथ लड़ा। तो 1790 और 92 के मध्य तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था। और अगर ऐसे क्वेश्चन भी हमें पढ़ने पड़ेंगे, मैं आपको हर एक लेवल के क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, ये नहीं कि मैं आसान क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ भाई, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। और एक क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ उसके साथ 10 बातें बोल रहा हूँ। तो 1790 92 के। और जिसको वीडियो अच्छी लग रही है वो वीडियो बिल्कुल शेयर करें, अपने जितने भी आपके बीएड ग्रुप है उन सभी बीएड ग्रुप में पहुंचा दो भाई। अगर भला करोगे ना, लोगों को ये चीज़ें भेजोगे, क्योंकि ज्ञान बांटने से होता है, तभी जो है मुझे भी एनर्जी आएगी आगे, मैं भी तभी एक नई वीडियो ला सकता हूँ। साइकोलॉजी की एक वीडियो डाली है पार्ट 1, उसको देख ले। जब तक उसमें 1K नहीं हुआ तब तक मैं साइकोलॉजी की दूसरी वीडियो नहीं लाने वाला हूँ। मेरा टारगेट ये है कि जब तक नई सीरीज़ में 1K नहीं होता मैं दूसरी वीडियो नहीं ला रहा हूँ। समझ आ रहा है ना। आपने पिछली वीडियो में 1K किया तो मैं वीडियो लेके आ गया। और जो पूरी वीडियो देखेगा उसका फ़ायदा एक है कि करंट अफेयर उसको देखने को जरूर मिलेंगे और क्वेश्चन तो सीखने को मिल ही रहे हैं। तो 1790-92 के मध्य तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था। तो टीपू सुल्तान ने किस अंग्रेज गवर्नर को हराया था। तो इन्होंने जो हराया था वो हराया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसको हराया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो अगर मैसूर युद्ध की बात हो रही है तो टोटल जो मैसूर के युद्ध हुए थे वो कितने हुए थे, 4। पहला आंगल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1769, 1767 से 1769। दूसरा जो हुआ था वो हुआ था 1780 से 1784। तीसरा हुआ था भैया 1790 से 1792। और चौथा जो हुआ था वो हुआ था 1790 से 92। और चौथा जो हुआ था वो हुआ था 1799। और जब ये आंगल मैसूर युद्ध हुआ था 1792 में, तो इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस से अंग्रेजों के साथ जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके द्वारा, टीपू सुल्तान के द्वारा की गई थी अंग्रेजों के साथ। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन, नादिर शाह ने कब भारत पर आक्रमण किया। तो नादिर शाह की अगर बात करता हूँ, ये ईरानी आक्रमणकारी था जितना मुझे याद आ रहा है। और इसने जो है लगभग भारत में 57 दिन तक आक्रमण किया, भारत को लूटा 57 दिन तक। और इसने मुगल सेनापति जो है, याद रखना, जब ये भारत पे इसने आक्रमण किया था 1738-39 के आसपास, तो उस समय जो है इसने जो है वो मुगल शासक उस टाइम कौन होते थे, मोहम्मद शाह को जो है वो हरा दिया था, मुगल सेना को बुरी तरह पराजित कर दिया था। तो दोस्तों बहुत इसने लूटा। और इसने जो है वहाँ के जो सियासन होता था मुगलों का, वहाँ से कोहिनूर का जो हीरा होता था वो भी ले गया था। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष द्वैत शासन का अंत हुआ। तो द्वैत शासन का जो अंत है वो कब हुआ था। तो द्वैत शासन लागू कब हुआ, अंत कब हुआ, लागू कब हुआ, ये ऐसे क्वेश्चन दोनों ही आते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन नहीं हर एक बात बता रहा हूँ। द्वैत शासन का अंत जो हुआ था वो 1772 में हुआ था। लेकिन द्वैत शासन की पृष्ठभूमि को जानते हुए द्वैत शासन का जो लागू हुआ था वो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा 1765 में इसको लागू किया गया था, लेकिन बंद हुआ था 1772 में। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन एक महाराष्ट्र में ब्रह्मा समाज का प्रमुख नेता नहीं था? तो ब्रह्मा समाज का जो एक प्रमुख नेता नहीं था वो कौन था? तो निम्नलिखित में से इसका जो राइट आंसर आएगा वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगर मैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करता हूँ तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए भी आवाज़ उठाई थी 1856 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये सीरीज़ ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर टेट में ये स्कोर करना है तो भैया अपना सिलेबस के साथ साथ टीजीटी आर्ट्स के लिए तो बिल्कुल यही मिल रहा है। लेकिन आप जो अन्य टेट वाले हैं आपके भी भैया 30 नंबर यहाँ पे कवर हो रहे हैं। क्या 30 नंबर आपको माड़े लग रहे हैं? प्लस साइकोलॉजी आपकी 30 नंबर की कवर करा रहा हूँ, क्या दिक्कत है यार? आपको भी मैं 60 नंबर का मटेरियल दे रहा हूँ और जिसको साइकोलॉजी के नोट्स लेने हैं उसके लिए मैंने अपना नंबर प्रोवाइड किया है। कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत ये है कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। 1857 के विद्रोह के दौरान सम्राट बहादुर शाह के सर्वाधिक विश्वसनीय सलाहकार थे। शायद आप में से 10% लोगों ने ये सुना होगा जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं। तो जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो सम्राट बहादुर शाह थे, उनके जो विश्वसनीय सलाहकार थे उस समय कौन थे? तो इनका जो नाम था, इनका नाम था हकीम अशानुल्लाह। याद रखना, हकीम अशानुल्लाह जो है ये जो क्या थे, तो ये बहादुर शाह जफ़र के क्या थे? सलाहकार। और दिल्ली से जो है वो नेतृत्व किसने किया था, लीड किसने किया था? बहादुर शाह जफ़र। ये मैं आपको अभी बता चुका। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो दक्षिण अफ्रीका से जो भारत गांधी जी आए थे ये आए थे 1915 में, 9 जनवरी 1915 एग्जैक्ट याद रखना। इसीलिए 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ, देखिए कुछ अब वीडियो की एंडिंग भी होने वाली है, कुछ लास्ट क्वेश्चन है। यातायात के लिए प्रथम रेलवे लाइन कब शुरू की गई? तो यातायात के लिए जो है प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी 1853, बता चुका हूँ। 34 किलोमीटर चली थी मुंबई से ठाणे। देखिए दोस्तों, दूसरी जो रेलवे लाइन चली थी भारत में वो कलकत्ता से रानीगंज। कहाँ से कहाँ तक? कलकत्ता से रानीगंज चली थी। और एक चीज़ याद रखना, ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम में चली थी। ये वो लॉर्ड डलहौजी है जिन्होंने लेफ्ट नीति, हड़प की नीति भी भारत में लाई थी। दूसरी बात, विद्युत तार सेवा भी कलकत्ता से आगरा किसके दौरान, किसके कार्यकाल के दौरान? तो ये भी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान ही बिछाई गई थी। दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। भारतीय समाज सुधार की नींव किसने रखी? तो भारतीय समाज सुधार की जो नींव रखी थी ये रखी थी राजा राम मोहन राय, जिन्होंने स्थापना की थी किसकी? ब्रह्मा समाज की 1828 में। देखिए अब कुछ हम इंपॉर्टेंट बात करंट अफेयर की बात करते हैं। करंट अफेयर की बात करेंगे इस तरह कि भैया क्वेश्चन है कि भारत में अभी कौन से चुनाव हो रहे हैं? लोकसभा के चुनाव। और टेट परीक्षाओं में अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि भाई अभी लोकसभा के हाल ही में चुनाव हो रहे हैं, बताओ कौन से नंबर के चुनाव है? तो कौन से नंबर के? 18वीं लोकसभा के क्या हो रहे हैं भैया? चुनाव हो रहे हैं। दूसरी बात, भैया कितने सीटों पे चुनाव हो रहे हैं? तो आपको पता है 543 सीटों पे क्या हो रहे हैं? चुनाव हो रहे हैं। तीसरी बात सर बता दो करंट अफेयर की, तीसरा क्वेश्चन कि भैया कितने चरणों में होंगे? तो याद रखना 7 चरण। कितने स्टेज भाई? 7 चरण या 7 स्टेज होंगे भाई चुनाव के। याद रखना है कितने चरण होंगे? 7 चरण होंगे। अगला जो भैया क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करंट अफेयर का ये कि विश्व खुशहाली, विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स जो आया था इसमें भारत का रैंक क्या था? तो विश्व खुशहाली इंडेक्स में टोटल देश 143 है और भारत ज़्यादा खुश नहीं रहता है। भारत का स्थान कितना है? 126 है। तो भारत को अब कुछ अच्छा करना होगा। और खुशहाली रिपोर्ट में जो पहले नंबर पे जो देश रहा है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये कौन सा है? फिनलैंड है। देखिए चुनाव आयोग, अभी चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकन बनाया। मुझे भी परसों फोन आया था कि मैं सचिन तेंदुलकर बोल रहा हूँ, आपने जरूरी वोट छोड़ना है। और वोट सभी ने छोड़ना है। मैं भी यही बोल रहा हूँ कि सब ने भाई वोट छोड़ना है। वोट छोड़ना एक अधिकार है, राइट है हम सभी का। तो चुनाव आयोग जो है इसके नेशनल आइकन किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सचिन तेंदुलकर। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो इनका नाम है राजीव कुमार। तो इन कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन के साथ आज हम यहीं पे विराम लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द हम आपके बीच लाएंगे। आज के लिए धन्यवाद। अपनी क्वेरी बताएं, जो भी क्वेरी है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपके पास बिल्कुल पड़ा है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। लेकिन फालतू के मैसेज और कॉल्स यहाँ पर नहीं करने, क्योंकि भाई आप भी पढ़ने का काम करो। टेट क्वालिफाई करना है, नंबर जो लेने हैं, टारगेट मेरा थंबनेल में जो डाला है 110, वो उस टारगेट को, उस विश्वास को जीतना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमालय।